हेलो प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एक्सलन हब पर। जैसे कि प्यारे बच्चों, हम चैप्टर 6 में एंट्री कर चुके थे और 6A कंप्लीट करके 6B में एंट्री किए और 2 थ्योरम भी हमने जानी थी, ठीक है। और उसी क्रम में हम एक्सरसाइज में कुछ क्वेश्चन को किए, सल्यूशन भी उसको मैंने बताया। तो उसी क्रम को बढ़ाते हुए प्यारे बच्चों हम देखते हैं, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं प्यारे बच्चों, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 तक हो गया था, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में 3 ऑप्शन है। मैं फर्स्ट पार्ट बता रहा हूँ आपको, जिसमें PE का मान दिया हुआ है प्यारे बच्चों 3.9 सेंटीमीटर, EQ का मान दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर, PF का मान दिया हुआ है 3.6 सेंटीमीटर और FR का मान दिया हुआ है प्यारे बच्चों 2.4 सेंटीमीटर। अब देखो प्यारे बच्चों, कह क्या रहा है, कह रहा है त्रिभुज PQR। तो प्यारे बच्चों हम त्रिभुज बनाएंगे PQR, ठीक है। ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 3rd नंबर, ठीक है। त्रिभुज PQR की भुजाओं PQ, देखो PQ भुजा हो गई, PR पर क्रमशः E और F बिंदु स्थित हैं। यहाँ E है, यहाँ F है, ठीक। आगे कह रहा निम्नलिखित में से प्रत्येक स्थिति के लिए बताइए कि क्या EF पैरेलल QR है। तो इन दोनों को पॉइंट जो हैं ये इनको मिला लो। आपको दिखाना क्या है कि EF पैरेलल QR है या नहीं। 3 ऑप्शन है प्यारे बच्चों, तो मैं फर्स्ट पॉइंट लिया हूँ और उसके अकॉर्डिंग बताता हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हम देखते हैं। देखो त्रिभुज PEF और त्रिभुज PQR में अगर हम समानुपातिकता के नियम से चलें, ठीक है, समानुपातिकता के नियम से हम चलें तो त्रिभुज PEF व त्रिभुज PQR, ठीक है, में देखो अगर हम PE भुजा लिए छोटे वाले त्रिभुज के लिए, देखो इसको इस रूप में तोड़ सकते हैं। देखो PEF ये छोटा वाला और ये जो बड़ा वाला है, तो इसको आप यहाँ पे मैं केवल समझाने के लिए बना रहा हूँ PQR। तो समानुपातिकता के नियम में क्या होता है कि समान कोणिक होने चाहिए, ये इसके बराबर, ये इसके बराबर और ये कोण इसके बराबर। उसके बाद अनुपात ये भुजा बट्टे ये भुजा, ये भुजा बट्टे ये भुजा बराबर ये भुजा बट्टे ये भुजा, ऐसा करते हैं, ठीक। आप ये भी कर सकते हैं। देखो 2 स्थितियां बन सकती है। अगर हम PE लिखेंगे तो बट्टे में इधर हमको PQ लिखना पड़ेगा, बराबर उधर क्या लिखेंगे PF अपान, फिर क्या हो जाएगा PF अपान PR। इस तरीके से, अथवा एक और लिख सकते हैं, अथवा में क्या लिख सकते हैं PE अपान EQ बराबर PF अपान FR, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप कर सकते हैं कोई भी स्थिति लेके, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अगर वो स्थिति हमको बनानी है तो क्या करेंगे PE, देखो हम PE लिखें तो टोटल वाला क्या हो जाएगा बट्टे PQ बराबर उधर हुआ PF और बट्टे में क्या हो जाएगा PR। प्यारे बच्चों देखो PE का मान या भी ना रखो, PE पड़ा रहने दो। PQ को क्या लिखोगे, PQ को PE प्लस EQ लिखोगे, PE प्लस का EQ बराबर PF पड़ा रहेगा। PR, देखो PR को हम PF प्लस FR लिख सकते हैं, तो वही लिख लो PF प्लस का FR। अब प्यारे बच्चों वैल्यू रखो, PE की मान 3.9, EQ का मान 3 बराबर PF का मान 3.6 बटे PF 3.6 प्लस FR 2.4। प्यारे बच्चों यहाँ से मान कितना आएगा 3.9, 3 3 6.9, 3.6 और ये हो जाएगा जुड़ के 6.0, दशमलव से दशमलव हटाओ, 3 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा 13 और 23 और 12 3 36, 12 5 60। क्या ये इसके बराबर है? नहीं, ये इसके बराबर नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, आप नीचे नोट डाउन लिखना, अतः EF
क्यू आर के समांतर नहीं है। अथवा एक तरीका और है, आप नीचे नोट डाउन उसको भी कर सकते हैं। हम पूरा मान ना रख के हम ये लिख लें केवल पीई, देखो पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ अपान एफ आर से। इसमें हम देखें अगर, देखो पीई की वैल्यू कितनी है 3.9, ई क्यू का मान है 3, पी एफ का मान 3.6, इसका मान 2.4। दशमलव से दशमलव कैंसिल, दशमलव हटा 0। देखो 3 से काटेंगे 13 बटा 10, 12 36, 12 दूना 24। ये दशमलव हो जाएंगे 1.3 बचेगा और ये बचेगा 1.5। अगर इसका सल्यूशन हम करेंगे, अगर डायरेक्ट लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये 0 हटा तो एक अंक के बाद दशमलव, तो 1.3 बराबर इसको डिवाइड करेंगे 1.5। क्या ये दोनों बराबर हैं? नहीं। तो उस स्थिति में भी हम लिख सकते हैं कि ई एफ क्यू आर के समांतर नहीं है। अब प्यारो बच्चों, ये तो मैंने क्वेश्चन 1-3 का फर्स्ट पार्ट बता दिया है। इसी में 2 पॉइंट और हैं, तो उनको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। सब कुछ यही रहेगा, ठीक है। आप देखो इसको नोट डाउन, वीडियो को रोक के इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको बताने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। इस बार क्या हो जाएंगे मान, वो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक। देखो जो सेकंड है ये आप देखेंगे, चेक करना है यही आपको कि ई एफ पैरेलल है क्यू आर के कि नहीं। जब बराबर आ जाएगा तो पैरेलल होगा, ठीक। पीई का मान 4 सेंटीमीटर, क्यूई का मान या ई क्यू का मान 4.5 सेंटीमीटर, पी एफ का मान 8 सेंटीमीटर, ये हो गया 9 सेंटीमीटर। एफ आर कहो चाहे आर एफ कहो, बात वही है। थर्ड जो है उसका भी नोट करो, पी क्यू का मान दिया हुआ है 1.28 सेंटीमीटर, पी आर का मान दिया है 2.56 सेंटीमीटर, पी ई का मान दिया हुआ है 0.18 सेंटीमीटर और पी एफ का मान दिया हुआ है 0.36 सेंटीमीटर। सब कुछ यही रहेगा जैसे मैंने फर्स्ट क्वेश्चन में आपको बताया, फर्स्ट पार्ट इसका क्वेश्चन नंबर 3 का, उसी तरीके से ये दोनों पॉइंट करना है। अगर ये चीज़ बराबर आ जाएगी, दोनों में से एक करना है, बराबर आ जाएगी तो ये ई एफ इसके पैरेलल यानी समांतर होगा, और अगर नहीं होगा बराबर तो हम पैरेलल नहीं लिखेंगे, ठीक है। इसी क्रम को बढ़ाते हुए प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 है। देखो आकृति बनी हुई है इसमें, इस रूप में बना हुआ है ये बिल्कुल स्ट्रेट है, कर्व नहीं है। यहाँ पे आप पटरी का यूज जरूर कीजिएगा प्यारे बच्चों, ठीक है। इस रूप में है, ठीक। ये दिया हुआ है ए बी सी डी। अब यहाँ से एक इस रूप में इसके पैरेलल बनाया गया है और इसके पैरेलल बनाया गया है ये, ठीक। तो इसका नाम दिया गया है एम एल और एन। ये क्वेश्चन में दिया है प्यारे बच्चों, कह रहा है प्रश्नानुसार देखो क्या कह रहा है, एल एम पैरेलल है सी बी के और एल एन पैरेलल है सी डी के। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ए एम अपान ए बी बराबर ए एन अपान ए डी, अथवा क्या कह रहा है, ए एम अपान बी एम बराबर ए एन अपान डी एन। चाहे ये सिद्ध करें आप, चाहे ये सिद्ध करें, ठीक। तो प्यारे बच्चों है कुछ नहीं, आप समझ सकते हैं। देखो समरूपता, अगर ये इसके पैरेलल देखो दिया है ना, एल एम बी सी को हो चाहे सी बी के पैरेलल है, एल एन
एलियन सी डी के पैरेलल है। तो देखो समरूपता की पहचान क्या होती है, पैरेलल से, जो जिसके पैरेलल है। तो एक त्रिभुज ये बनेगा, एक पूरा वाला त्रिभुज बनेगा। यहाँ के लिए प्यारे बच्चों एक त्रिभुज ये वाला बनेगा, एक त्रिभुज ये पूरा वाला बनेगा। तो आप नीचे नोट डाउन करना, इसी के बाद मैं इधर बताता हूँ, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, त्रिभुज ए एल एम व त्रिभुज, देखो ये इसके समांतर है ना, तो एक बार लिया ए एल एम, एक बार लिखेंगे ए बी सी, त्रिभुज ए बी सी में। देखो प्यारे बच्चों अब क्या करेंगे, अगर हम यहाँ पे ए एम लिखेंगे तो बड़े वाले में चाहे एम बी लिखें या ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ए एम अपान ए बी लिखा, अगर हमने पूरा लिखा। अब यहाँ पर क्या लिखेंगे फिर, ए एल अपान ए सी लिख देंगे, ए एल अपान ए सी, इक्वेशन फर्स्ट मान लें। दूसरा त्रिभुज इसके पैरेलल ये है, तो ये छोटा वाला ए एल एन लेंगे और दूसरी बार ए सी डी लेंगे। तो त्रिभुज ए एल एन व त्रिभुज ए सी डी में, यहाँ भी वही करेंगे। ए एल या पहले ए एन अपान ए डी लिख लो, ए एन अपान ए डी, ठीक है, ए एन अपान ए डी बराबर, क्योंकि देखो प्यारे बच्चों हमको जो सिद्ध करना है वहाँ भी देखते चलें। ए एम ए बी मिल गया, हम सही चल रहे हैं इसका मतलब, ठीक है। अगर एम बी होता जैसे ये है तो हम उसको भी प्यारे बच्चों हम इसी में आपको बता देंगे कि वो स्थिति भी यहाँ पे बन सकती है, ठीक है। तो ए एन अपान ए डी हो गया और यहाँ ए एल अपान ए सी हो जाएगा। ये क्यों आया है ये भी आप समझिए, यहाँ पे लिख लेना, चूँकि एलियम पैरेलल बी सी के, एलियम पैरेलल बी सी, इसलिए, ठीक। और यहाँ पे लिखेंगे चूँकि एलियन पैरेलल डी सी लिखो या सी डी के, इसलिए ये इस कारण हुआ है क्योंकि ये समरूपता है, यानी समानुपातिकता का नियम हम लगा रहे हैं, ठीक है। अब प्यारे बच्चों इसको सेकंड माना इक्वेशन, दोनों पक्षों में अगर हम देखें समीकरण 1 व समीकरण 2 से, तो हम देख पा रहे हैं प्यारे बच्चों ए एल बटे ए सी, ए एल बटे ए सी, एक पक्ष बराबर है तो दूसरे पक्ष बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल हो जाएंगे। तो ए एम बटा ए बी बराबर ए एन अपान ए डी। क्या ये बात सत्य है? देखो ए एम बटे ए बी बराबर ए एन बटे ए डी, बिल्कुल सही। अब बच्चों के मन में आ रहा होगा कि ये चीज़ कैसे आएगी, तो उसको भी हम देख लेते हैं। ये एक प्रूव हो गया आपका, ठीक। इसी प्रकार आपको नीचे इसी के नोट डाउन करना है, ठीक है। इसी प्रकार पुनः ना लिख के इसी प्रकार त्रिभुज ए एम एल व त्रिभुज, या डायरेक्ट लिख लो त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है ना, उसी से हम बना लेते हैं, ठीक है। इसी प्रकार त्रिभुज ए बी सी में, देखो ए बी सी में, ठीक, इसके भीतर ये भी तो आ रहा है, तो इस बार टुकड़ों के रूप में आया है, तो ए एम बटे बी एम लिखेंगे, ए एम बटे बी एम, ठीक, बराबर ए एल बटे एल सी, समीकरण 1। दूसरी बार ए सी डी ले लेंगे त्रिभुज ए सी डी में, यहाँ भी टुकड़ों के रूप में लिखो, ए एन अपान एन डी लिखो बराबर ए एल अपान एल सी लिख लो, इक्वेशन सेकेंड। प्यारे बच्चों अगर समीकरण 1 व 2, देखो अब आपको नीचे नोट डाउन, देखो इसके बाद आपको ये करना है, फिर नीचे ये नोट डाउन करना है। अब मैं यहाँ पे जो बताऊँगा यहाँ पे इसके नीचे लिखना है, समीकरण 1 व 2 से। प्यारे बच्चों एक पक्ष बराबर है ए एल बटे एल सी, ए एल बटे एल सी, तो दूसरे पक्ष बराबर कर दो, ए एम बटा बी एम और बराबर ए एन बटे, अब देखो डी एन लिखा है तो आपस में इधर उधर कर सकते हैं, चाहे डी एन दूरी चलो चाहे एन डी दूरी चलो। तो प्यारे बच्चों देखो ये भी प्रूफ हो गया, ठीक। तो आपको कुछ नहीं करना, अगर समरूपता की कंडीशन आती है आपको, क्योंकि वहाँ समान कोणिक होना चाहिए और अनुपात जो हो संगत भुजाओं का वो अनुपात समान होना चाहिए, तो वही हमने किया है, ठीक है।
तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, इसी क्रम को बढ़ाते हुए प्यारे बच्चों मैं क्वेश्चन नंबर 6 को बताने से पहले मैं आपको कुछ पॉइंट्स लिखवाता हूँ। ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। चलिए देखते हैं। जैसे प्यारे बच्चों प्रतिच्छेदी रेखाएं कहा जाए, ठीक है, कुछ पॉइंट्स हैं। प्रतिच्छेदी रेखाएं या प्रतिच्छेदी रेखा, ठीक, कहने का मतलब ये है कि इस रूप में कहीं रेखाएं दो हों, इस रूप में अगर कहीं एक दूसरे को काटें ए बी सी डी, यानी ये एक रेखा ए बी है, एक रेखा सी डी है, इस रूप में हो, तो प्यारे बच्चों ये कोण के बराबर और ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। इसका नामकरण कर दो 1 2 3 4। ठीक है, देखो परिभाषा कैसे बनती है मैं आपको बता देता हूँ, बाकी आपको लॉजिक केवल याद रखना है। ठीक है, जब दो रेखाएं ए बी और सी डी, नाम कुछ भी रख सकते हैं, कोई रख सकता है पी क्यू आर एस लिख सकता है, पी क्यू एक रेखा आर एस बना दे। तो मैंने ए बी और सी डी दो रेखाएं मानी हैं, तो क्या होगा, जब कोई दो रेखाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो आमने सामने के कोण समान होते हैं, जिन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। आमने सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं, जिन्हें शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो यहाँ से लिखेंगे कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 2 बराबर कोण 4, कोण 4 ब्रैकेट में लिख देंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी क्रम में प्यारे बच्चों बढ़ते हुए दूसरा स्टेप देखते हैं। तो कुछ समांतर रेखाएं तो आप समझ ही गए हैं। समांतर रेखाएं क्या होती, फिर से मैं रिपीट करता हूँ। ऐसी रेखाएं जैसे मान लिया ए बी, मैं दो रेखाओं को लेके चल रहा हूँ, आप अनंत भी ले सकते हैं। ठीक, लेकिन कंडीशन क्या होनी चाहिए, समांतर की। क्या, जब दो रेखाएं इस प्रकार हों कि उनके मध्य प्रत्येक स्थिति में दूरी, यानी डी मान लिया, अगर दूरी का मान सदैव समान रहे। ए बी और सी डी अगर हमको दे दिया गया कि ये बताइए कि ये समांतर हैं कि नहीं, तो हम क्या कहेंगे कि ये ए बी और सी डी दोनों रेखाएं समांतर तब होंगी जब इनके मध्य की दूरी प्रत्येक स्थिति या प्रत्येक बिंदु पर समान होगी। अर्थात इनको आपस में, या अर्थात कहा जाए इनको आगे चाहे जितना बढ़ाया जाए या पीछे जितना बढ़ाया जाए, ये आपस में कभी नहीं मिलेंगी, ना ही काटेंगी, ना ही प्रतिच्छेद करेंगी। ठीक है, तो इन रेखाओं को हम समांतर रेखाएं कहेंगे। तो दूसरे स्टेप में प्यारे बच्चों हम तिर्यक रेखा के बारे में जानेंगे। जैसे दो समांतर रेखाएं हमने मान ली, ए बी और एक मान ली सी डी। ए बी और सी डी दो समान, देखो परिभाषा कैसे बनेगी, आपको रटना नहीं, चीज़ें समझना है। यदि दो समांतर रेखाओं ए बी और सी डी को एक तिर्यक रेखा, और इस तिर्यक रेखा का नाम दे दो एल एम, लेकिन स्मॉल में नहीं क्योंकि कैपिटल में मानना है, तो कैपिटल मान लो एल एम। यदि दो समांतर रेखाओं ए बी और सी डी को एक तिर्यक रेखा एल एम प्रतिच्छेदित करे या काटे, तो प्राप्त होने वाले पॉइंट्स लिखें या प्राप्त होने वाले कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखो, अगर हम देखें तो ये इसके बराबर, ठीक, ये इसके बराबर, इस रूप में हम अभी सीख चुके हैं ऊपर। ठीक, नामकरण करो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो देखो कोण 1 बराबर कोण 3, कोण 2 बराबर कोण 4, उसके बाद कोण 5 बराबर कोण 7, कामा कोण 6 बराबर कोण 8।
आमने सामने के हमने लिया है, आमने सामने के ये कोण बराबर होंगे, और ये क्यों बराबर होंगे, ये शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, इसके बाद प्यारे बच्चों कोण 1 जो है वो कोण 6 के बराबर, कोण 2 कोण 5 के बराबर, इसको भी हम लिखें। आप यहाँ पे नोट करें, मैं इस पॉइंट्स के लिए बता रहा हूँ तो यहाँ पे लिख लेते हैं। कोण 1 बराबर कोण 6, कोण 2 बराबर कोण 5, कोण 3 बराबर कोण 8 और कोण 4 बराबर कोण 7। कहने का मतलब यहाँ जो ऊपर है ये इसके ऊपर के बराबर, यहाँ जो है वो इसके ऊपर के बराबर, ये वाला इसके बराबर और ये वाला इसके बराबर। ये क्यों हुआ, क्योंकि ये आपस में संगत कोण है। आप लिखेंगे संगत कोण, संगत कोण। ठीक, ये हो गया। इसी क्रम में हम एकांतर कोण के बारे में जानेंगे। इसी में एक का अंतर, जैसे कहा जाए 1 के बाद 2 आता है, लेकिन अंतर कर लें तो कोण 1 कोण 3, एक तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो छोड़ो इसको। कोण 2 से देखेंगे तो अंतर करेंगे 1 के, तो 1 का अंतर करेंगे तो 3 को छोड़ के 4, तो ये तो शीर्षाभिमुख हो गया, तो छोड़ो इसको भी, 3 को लो। तो 3 के बाद जब हम प्यारे बच्चों लेंगे एकांतर कोण में, तो 3 के बाद 4, 4 के बाद 5, तो कोण 3 जो है वो कोण 5 के बराबर होना चाहिए। कोण 3 जो है वो कोण 5 के बराबर हो सकता है क्या? आप देखें, कोण 3 क्या कोण 5 के बराबर होगा? नहीं हो सकता है। क्यों? मैं आपको इसकी स्थिति बताता हूँ, ठीक है। इसकी स्थिति ये होनी चाहिए प्यारे बच्चों, आपको इस तरीकों को देखो समांतर है। अगर आपको इस तरीके की आकृति प्राप्त हो जेड के रूप में, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। अगर उल्टा जेड कहीं पे बन रहा है तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। इस रूप में कभी कभी लिख देता है, एन के रूप में दिखा दिया, तो ये इसके बराबर होगा। ठीक है, समझ सकते हैं। लेकिन कंडीशन वही ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए बी सी डी लिखना है। इसमें तीनों कंडीशन में ए बी पैरेलल सी डी, तो ये एकांतर कोण आपस में बराबर होंगे। इन तीनों कंडीशन के लिए ए बी अगर सी डी के पैरेलल है तो जेड सीधा उल्टा जेड ये इस रूप में बनेगा कहीं पे आकृति, तो ये वाले कोण आपस में बराबर होंगे और इनको हम एकांतर कोण कहेंगे। तो आप यहाँ से देखें, देखो क्या ये देखो जेड बनाने के लिए ये गया, ये आया, ये गया। ठीक है, तो आप देख सकते हैं जेड इस रूप में बना, तो कोण 4 कोण 5 के बराबर होगा। तो आप लिखेंगे कोण 4 बराबर कोण 5। ठीक है, ये वाली कंडीशन हो गई आपकी। ठीक है, उसके बाद ये वाला अगर लिखें, ठीक, जेड उल्टा आप बनाएंगे, ठीक, तो कोण 3 कोण 6 के बराबर, कोण 3 कोण 6 के बराबर। और इसको आप क्या लिखेंगे? एकांतर कोण, एकांतर कोण। बाकी आप क्या जानते हैं, एक सीधी रेखा है तो वो कितने डिग्री का कोण बनाती है? 180 डिग्री का। तो कोण 1 प्लस कोण 2 बराबर 180, कोण 2 प्लस कोण 3 बराबर 180, कोण 3 प्लस कोण 4 180। ये लिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको कर सकते हैं। यानी इन दोनों का योग 180, उसके बाद इन दोनों का योग 180, इन दोनों का योग 180 और इन दोनों का भी योग 180। ऐसा ही यहाँ भी आप कर सकते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये स्पष्ट तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अब आप यहाँ से कुछ चीज़ें ये भी समझ सकते हैं कि जब कोण 4, यहाँ से अगर हम देखें थोड़ी देर के लिए कि ये कंडीशन सही है कि नहीं। देखो कोण 2 कोण 4 के बराबर है और कोण 4 कोण 5 के बराबर है, तो देखो एक पक्ष बराबर है ना, तो दूसरे पक्ष बराबर होने चाहिए। कोण 2 कोण 5 के, तो देखो कोण 2 कोण 5 के बराबर है।
चीज़ें देखो अगर आपको स्पष्ट होती चली जा रही हैं तो आपको समझने में कठिनाई नहीं होगी, तो आप इन चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो आशा करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। इसी क्रम को बढ़ाते हुए प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आपके एक्सरसाइज में कुछ पॉइंट्स जो नेसेसरी होंगे तो उनको मैं ज़रूर वहाँ पे नोट करवाऊँगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसी क्रम में अगला क्वेश्चन। इसको आप नोट जरूर कीजिएगा जो मैंने बातें आपको बताई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 इसी क्रम में हम देखेंगे। ठीक, क्या दिया हुआ है, फिगर बना हुआ है, ए बी सी, इसके बाद ये पैरेलल दिया हुआ है डी एफ, और इसी क्रम में ये ए ई जो है ये पैरेलल दिया हुआ है, और ये डी से ई को मिलाया गया है। ठीक, और दिया क्या है ये लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार कह रहा है कि डी ई पैरेलल है ए सी के और डी एफ पैरेलल है ए ई के। देखो जो डी एफ है ये ए सी के पैरेलल है और जो डी ई है वो नहीं, हाँ ठीक तो है। देखो डी ई जो पैरेलल है वो ए सी के है और जो डी एफ पैरेलल है वो ए ई के है, ये चीज़ बता रहा है इसमें। ठीक है, तो प्यारे बच्चों हम इसी को देखें और इसमें सिद्ध क्या करना है वो लिखना है। सिद्ध करना है बी एफ अपान एफ ई बराबर बी ई अपान ई सी, ये सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों अभी तो आपने सीखा ही है, जो जिसके पैरेलल है वही हम ट्रायंगल ले लेंगे। तो अगर हम डी ई पैरेलल ए सी की बात करें तो हम पूरा त्रिभुज कौन सा ले सकते हैं बता सकते हैं आप? हम पूरा त्रिभुज ये वाला ले लें ए बी सी। ठीक है, तो दिया है डी ई पैरेलल ए सी। देखो डी ई जो है ये ए सी के पैरेलल है तो हम ट्रायंगल ए बी सी ले लें। तो त्रिभुज ए बी सी में, अब त्रिभुज ए बी सी में हम क्या करेंगे प्यारे बच्चों, बी डी अपान डी ए लिखो या ए डी लिखो, बी डी अपान डी ए लिख लो या ए डी लिख लो। यहाँ से हम प्यारे बच्चों क्या लिखेंगे, बी ई अपान ई सी लिख लेंगे, बी ई अपान ई सी इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। ठीक, आप नीचे नोट डाउन करना। अब ट्रायंगल कौन सा लेंगे, इस बार डी एफ ए ई की बात कह रहा है तो लिखेंगे चूंकि डी एफ पैरेलल ए ई, यही तो कह रहा है ना, हाँ, इसलिए ट्रायंगल कौन सा लेंगे इस बार, ए ई की चर्चा हो रही है ये वाले की, ए ई की, तो हम कौन सा ट्रायंगल ले लें इसमें, हम ये वाला ट्रायंगल ले लें, ए डी ई का ले लें, ए डी ई, या ए बी ई लें, नहीं ए बी ई लेने से फ़ायदा होगा, ए बी ई में। अब देखो क्या हो जाएगा, ए बी ई में अगर हम लेंगे तो देखो बी डी अपान ए डी या डी ए जो लिखना हो लिख सकते हैं बराबर बी एफ अपान एफ ई, बी एफ अपान एफ ई। इक्वेशन सेकेंड हो गया। दोनों इक्वेशन को देखें समीकरण 1 व 2 से। ठीक, देखो एक पक्ष बराबर है बी डी डी ए अपान में, बी डी डी ए अपान में, तो दूसरे पक्ष हम बराबर कर लें। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बी ई अपान ई सी बराबर बी एफ अपान एफ ई। तो प्यारे बच्चों हम देखें बी एफ अपान एफ ई बराबर बी ई अपान ई सी, आगे पीछे लिखा है तो जब ये इसके बराबर तो ये इसके बराबर, तो लिख सकते हैं इसको बी एफ अपान एफ ई बराबर बी ई अपान ई सी, और यही आपको सिद्ध करना है। ठीक है
प्यारे बच्चों ये मत कर देना आप कि यहाँ से एफ एफ काट दो, ई काट दो, नहीं, क्यों नहीं काट सकते, ये दूरी है हमारी, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखें, तो ये चीज़ें आपको स्पष्ट हो गई होगी, ठीक है। तो इसी क्रम को बढ़ाते हुए हम आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 हो गया है आपका। 7 नंबर क्वेश्चन देखते हैं इसी क्रम को बढ़ाते हुए। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 प्यारे बच्चों, इसमें भी फिगर बना हुआ है आपका। इस रूप में दिया हुआ है P Q R, ठीक। इसके बाद यहाँ से इस तरीके से दिया हुआ है, ये ऐसे बना हुआ है, इसको ठीक कर लेना, ये ऐसे है और ये इस रूप में, ठीक। और ये जो पॉइंट है, ये इस पॉइंट का नाम O दिया हुआ है और यहाँ पे प्यारे बच्चों इस रूप में बना हुआ है EF, ठीक है। अभी तो लग रहा है कि ये क्वेश्चन बड़ा हार्ड हो रहा है, लेकिन आप तो प्यारे बच्चों मैथमेटिक्स को बिल्कुल खेल खेल में एक तरीके से कहा जाए सीख रहे हैं ना, रटना नहीं है ना आपको, इस रूप में। और ये D दिया हुआ है, ये पूरा फिगर बना हुआ है और जो दिया है वो देखें क्या दिया हुआ है। कह रहा है DE पैरेलल OQ। देखो जो DE है ये पैरेलल किसके है, OQ के पैरेलल है, समझे बात। और जो DF है ये पैरेलल OR का है, DF पैरेलल है OR का। और कह रहा है दिखाइए या सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना। देखो जब दर्शाइए दिखाइए तो आप समझ सकते हैं कि वो सिद्ध करना है कि EF पैरेलल QR है कि नहीं, ठीक है। वो है, होना चाहिए, क्योंकि आपको सिद्ध करना है। तो प्यारे बच्चों आप देख सकते हैं, देखो ये वाला इसके पैरेलल है ना, तो हम ये वाला पूरा ट्रायंगल ले लेते हैं, ठीक है। तो आप लिख सकते हैं यहाँ से, चूँकि DE पैरेलल OQ, इसलिए ट्रायंगल कौन सा हम ले लेंगे, POQ में डायरेक्ट कर दें। PE अपान PQ चाहे लिखें और चाहे प्यारे बच्चों लिखें PE अपान EQ लिख सकते हैं, PE अपान EQ बराबर। अब प्यारे बच्चों क्या यहाँ से लिख सकते हैं हम, PD अपान DO लिख सकते हैं, PD अपान DO लिख सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट हो गया है, ये इक्वेशन फर्स्ट हो गया है, ठीक है। PD अपान DO लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक। इसी क्रम में आगे नीचे लिखेंगे, चूंकि DF पैरेलल है OR के, DF जो है पैरेलल है OR के, तो इसलिए त्रिभुज POR लेंगे इस बार, ये वाला त्रिभुज ले लेंगे, क्योंकि ये इसके पैरेलल है तो ये वाला पूरा ले लेंगे। तो वैसा ही करेंगे, PF अपान FR, PF अपान FR बराबर PD अपान DO हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, POR ले रहे हैं तो PD अपान DO। इक्वेशन सेकेंड। प्यारे बच्चों समीकरण 1 व 2 से अभी तक देखा है प्यारे बच्चों, जब भी पैरेलल से संबंधित क्वेश्चन हमको दिए हैं तो उनके कहीं ना कहीं एक पक्ष बराबर आ रहे हैं, ठीक है। तो दूसरे पक्ष बराबर कर लेंगे हम, तो क्या हो जाएगा, PE अपान EQ बराबर PF अपान FR। अब देखो PE अपान EQ और PF अपान FR, ऐसी कंडीशन अगर होती है प्यारे बच्चों तो EF पैरेलल QR हम लिख सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन हो गई, अतः EF पैरेलल है आपका QR के, ये प्रूव हो गया, ठीक। EF पैरेलल QR आपको यही इस कंडीशन के लिए आपको ये प्रूव करना था, ठीक है। इसी क्रम को बढ़ाते हुए प्यारे बच्चों
क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं और संभवतः कल ये चैप्टर का जो एक्सरसाइज 6B है वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो आगे देखते हैं। क्लास लंबी भी ना हो तो समय का विशेष ध्यान भी रखना है कि चीज़ें आपको रटना नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 8, ठीक। कह रहा किसी समांतर चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD रेखा। अब देखो प्यारे बच्चों, समांतर चतुर्भुज आ गया है तो मैं कुछ चीज़ों को आपको बताना चाहूँगा, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन से पहले मैं आयत बता देता हूँ एक बार फिर से, ठीक। आयत के लिए और रटना नहीं है, ठीक। इस रूप में इसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक अंतःकोण इसका 90 डिग्री होता है और सभी अंतःकोणों का योग 9 चौक 36 यानी 360 होगा। तो आयत में क्या होता है, सबसे पहले लिख लेंगे आमने सामने की भुजा बराबर, मैं 60 में लिख रहा हूँ AB बराबर CD एंड AD बराबर BC लिखो चाहे CB लिखो, ठीक। ये हो गया आयत में। देखो मैं परिभाषा भी बना रहा हूँ। आयत में आमने सामने की भुजा बराबर यानी AB CD के बराबर और AD BC के बराबर। प्रत्येक अंतःकोण जो होता है ये सब बराबर होता है और ये 90 डिग्री होता है, ठीक। ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद प्यारे बच्चों अगर ये लंबाई L माने टोटल तो ये भी L होगा, ये चौड़ाई B माने तो ये भी टोटल B हो जाएगा इस रूप में, ठीक। तो परिमाप क्या होता है, देखो आयत के लिए ही है। परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग। तो L और L 2L, B और B 2B, तो 2 कॉमन कर लेंगे तो 2 लंबाई धन चौड़ाई हो जाएगा। क्षेत्रफल की अगर बात करें यहाँ से तो लंबाई गुणे चौड़ाई हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से प्यारे बच्चों अगर हम विकर्ण खींचें, ये विकर्ण और ये वाला विकर्ण, ये O बिंदु पर ये कहीं ना कहीं प्रतिच्छेद कर रहा है। अब इस कंडीशन के लिए प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, विकर्ण जो होते हैं इसमें बराबर होते हैं, ठीक है। विकर्ण जो होंगे इसके बराबर होंगे। क्यों बराबर होंगे आप समझ सकते हैं। देखो अगर L और B है तो देखो ये 90 डिग्री है तो ये समकोण त्रिभुज हुआ, तो 90 के सामने कर्ण हुआ तो कर्ण क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। वही चीज़ अगर इसके लिए हम निकालेंगे तो वो चीज़ यहाँ भी लागू होगी। तो जो विकर्ण AC है वो विकर्ण BD के बराबर होगी, विकर्ण BD के बराबर होगी। और कोई भी विकर्ण अगर निकालना है, विकर्ण AC अगर कहें या विकर्ण BD कहें, ठीक है, इसका मान क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रूट के भीतर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर, ठीक। तो ये चीज़ हो जाएगी प्यारे बच्चों। उसके बाद क्या हो सकता है, और स्थितियां क्या बन सकती हैं, क्योंकि आपका ये जो क्वेश्चन है इसको हम देखेंगे, ठीक है। और स्थितियां इसमें प्यारे बच्चों बन सकती हैं OA बराबर, देखो OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, ये भी लिख सकते हो। OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, ठीक। तो ये आयत के लिए आप इतना नोट कर लीजिएगा, क्योंकि देखो हम अब यहाँ से पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री पार्ट, ठीक है। तो ये चीज़ें हमको आनी भी चाहिए। हो सकता है कि प्रीवियस क्लास में आपने इसकी ओर ध्यान ही ना दिया हो, तो वो कहीं ना कहीं आपको यहाँ पे आगे प्रॉब्लम में डालेंगे, तो मैं उनको इसलिए यहाँ पे क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया, ठीक। इसी क्रम में हम अब वर्ग की भी चर्चा करेंगे, ठीक है। वर्ग की चर्चा करेंगे। देखते हैं वर्ग, इसको स्क्वायर बोलते हैं। वर्ग में क्या होता है प्यारे बच्चों, सारी भुजाओं के मान समान होते हैं, ABCD,
ये सब भुजाएं समान होती हैं। ठीक, प्रत्येक अंतःकोण 90 डिग्री का होता है। विकर्ण को मिला लेंगे, ठीक, इस रूप में ये O हो गया। ठीक, तो क्या हो जाएगा वर्ग में, वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, यानी AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD, ये सभी भुजाएं बराबर होती हैं। प्रत्येक अंतःकोण ये बराबर ही होता है। परिमाप क्या होता है प्यारे बच्चों, चारों भुजाओं का योग यानी 4 गुणे भुजा। क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का स्क्वायर। विकर्ण प्यारे बच्चों अगर निकालेंगे तो क्या सही होता है, देखो अगर ये भुजा A है, ये भुजा A है, तो विकर्ण मान बराबर ही होगा। ये A है, ये A है अगर, तो ये भी विकर्ण बराबर होना चाहिए आपका। तो विकर्ण के मान भी आपके बराबर होते हैं। और विकर्ण यहाँ से निकलता कैसे है प्यारे बच्चों, तो वो निकलता है भुजा रूट 2। भुजा रूट 2 कैसे निकलेगा, देखो अगर ये भुजा A माना तो सारी भुजाएं A हो जाएंगी। 90 के सामने कर्ण है, ये विकर्ण अगर हम निकालें तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर 2A स्क्वायर हो जाएगा। वर्गमूल निकालेंगे तो इसका वर्गमूल A निकलेगा या 2 का नहीं निकलेगा। तो A क्या है, भुजा, तो भुजा रूट 2 ये हो गया। ठीक है, इसी क्रम में प्यारे बच्चों OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, ये भी सही हो जाएगा। ठीक है, और इसमें क्या स्थिति बन सकती है, कोई स्थिति और बन सकती है, क्षेत्रफल हो ही गया है। ठीक है, हाँ, और एक क्षेत्रफल इसका होता है प्यारे बच्चों, विकर्ण स्क्वायर का आधा कर दो। देखो अच्छा, जैसे ये है तो भुजा का स्क्वायर हो जाएगा। देखो जब इसका वर्ग करोगे तो भुजा का स्क्वायर रूट 2 का वर्ग हो जाएगा 2, आधा करेंगे तो ये कट गया। तो भुजा का स्क्वायर ही तो आया है क्षेत्रफल, तो ये भी स्थिति इसमें संभव हो सकती है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब आगे इसी क्रम में हम जानेंगे। ठीक है, ठीक, और एक कंडीशन अगर लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं प्यारे बच्चों, कोण AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण AOB, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी। ठीक, आगे हम जानेंगे प्यारे बच्चों अब समांतर चतुर्भुज। अगर आयत समझ में आ गया तो समांतर चतुर्भुज को समझने में कठिनाई नहीं होगी। ठीक है, समांतर चतुर्भुज। ठीक, समान अंतर का चतुर्भुज हो। ठीक है, यानी ये इसके पैरेलल है अगर, ठीक, थोड़ा सा इसको हम इस रूप में, आयत और समांतर में केवल ये होता है कि चीज़ें वही रहती लेकिन थोड़ा सा इनमें अंतर होने के लिए इनको थोड़ा सा तिरछा बना देते हैं। ठीक, AB CD। ठीक, अब प्यारे बच्चों ये इसका विकर्ण हो गया, ये विकर्ण हो गया, ये O पॉइंट हो गया। अगर ये L है तो ये भी L होगा, ये B होगा तो ये भी B होगा। ठीक, अब इसमें ये नहीं कह सकते कि 90 होगा। ठीक, कम ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन सभी अंतःकोणों का योग 360 डिग्री होगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, समांतर चतुर्भुज में क्या लिखेंगे, परिमाप की बात आएगी तो परिमाप हमारा वही रहेगा 2 लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, क्षेत्रफल जो होगा वो आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा, आधार गुणा ऊंचाई हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद विकर्ण की बात करें या विकर्ण से पहले हम बात कर सकते हैं कि AB जो है वो पैरेलल होगा CD के और जो AD होगा वो पैरेलल होगा BC के, समांतर का। ठीक है, इसी क्रम में प्यारे बच्चों अगर हम और सीखें तो हम विकर्ण की अगर बात करें,
ठीक है। तो विकर्ण इसमें अगर हम इस विकर्ण का नाम D1 दे दें, ठीक है, AC को, और इसको नाम दे दें हम D2, यहाँ पे लिख लें विकर्ण AC को हमने D1 नाम दिया है और विकर्ण BD को हमने D2 नाम दिया है। तो अगर यहाँ से हम निकालें, परिमाप निकालें या क्षेत्रफल, क्या निकालना चाहेंगे, विकर्ण का मान अगर हम निकालना चाहें तो विकर्ण जो होगा, विकर्ण जैसे हमने D1 निकाला, ठीक है, जैसे हम यहाँ से D1 निकाल रहे हैं, D1 का मान, तो क्या हो सकता है यहाँ से प्यारे बच्चों, या क्षेत्रफल निकालें, क्या निकाल सकते हैं। देखो एक मिनट, हम देख रहे हैं ये समांतर है, तो समांतर का क्वेश्चन नंबर 8 का ये था। तो इसके तरीके से हम अगर बना सकते हैं, ABCD का ये था, तो इसको हम बनाएं अगर, देखो ये विकर्ण AC है तो L² + B² हो सकता है। हाँ, तो अगर हम D1² + D2² कर दें तो ये होगा हमारे लिए 2L² + B²। ये मैं बताने की कोशिश कर रहा था। कैसे हो जाएगा, देखो जब मैं D1 का मान लूँगा तो L² + B², D2 का मान लूँगा तो L² + B², दोनों का आपस में योग करेंगे तो प्यारे बच्चों ये आ जाएगी कंडीशन 2L² + B² की आ जाएगी, ठीक, क्योंकि हमने L और B के रूप में इसको माना है, ठीक है प्यारे बच्चों। इसी क्रम में मैं आपको बता दूं, चतुर्भुज आया है ना, समलंब भी आगे है, तो थोड़ा सा मैं दिखा देता हूं आपको समचतुर्भुज के बारे में, ठीक है, समचतुर्भुज, और आज की क्लास को फिर यहीं पे रोक देंगे, ठीक है। समचतुर्भुज, इसको भी जाने, समचतुर्भुज, जैसा कि देखो समांतर चतुर्भुज जब आएगा तो आयत से रिलेटेड करेंगे, समचतुर्भुज आएगा तो हम वर्ग से रिलेटेड करेंगे, लेकिन कंडीशन वही थोड़ा सा हम ऐसे ही बनाएंगे कि इनके सभी भुजाएं आपस में समान प्रतीत हों और होनी भी चाहिए। ABCD, ये विकर्ण हो गया, ये हो गया, भुजा हमने अगर A मान ली तो चारों भुजाएं A हो जाएंगी, इसको A मान लिया, ठीक है। तो समचतुर्भुज का परिमाप अगर हम देखें तो परिमाप वही होगा 4A यानी 4 इंटू भुजा। क्षेत्रफल अगर करेंगे इसका तो क्या हो जाएगा, भुजा का स्क्वायर ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अगर क्षेत्रफल जैसे वहाँ पे लिखवाया था मैंने वर्ग में, तो विकर्ण स्क्वायर का आधा, तो यहाँ पे होता है विकर्णों के गुणनफल का आधा, विकर्णों का गुणनफल और उसका आधा कर देंगे, यानी विकर्ण ACBD अगर हम करें तो विकर्ण AC गुणे विकर्ण BD इसका आधा। यहाँ पे AB पैरेलल होगा CD के और AD जो है ये पैरेलल होगा BC के, इतना ये हो जाएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों समचतुर्भुज में एक चीज़ और होती है कि जो विकर्ण होते हैं ना प्यारे बच्चों, वो समद्विभाजित करते हैं, ये पॉइंट जरूर लिख लेना, ठीक है। समचतुर्भुज, समचतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं, समद्विभाजित करते हैं। समद्विभाजित का मतलब कि बराबर बराबर भागों में उसको बांटते हैं, ठीक, यानी AO बराबर OC बराबर OB बराबर OD, इस तरीके, यानी OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD, ये चीज़ हो जाएगी, ठीक है। तो प्यारे बच्चों आशा करता हूँ आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी, ठीक है।
और यहाँ पे मैंने ये तो बता ही दिया है। देखो वहाँ पे आमने सामने की भुजा बराबर होती थी, यहाँ सभी भुजाएं बराबर होंगी, ये भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये चीज़ें होंगी। ठीक है, ठीक। अब प्यारे बच्चों यहाँ पे थोड़ा सा ये देख लेना आप, एक पॉइंट और मैं लिखा दूँ। जो कोण AOB है इसी के लिए लिख लेना, कोण AOB ये बराबर होगा, देखो AOB बराबर कोण BOC बराबर कोण COD बराबर कोण DOA, ये सभी के सभी 90 डिग्री पे होंगे। कहने का मतलब ये 90, ये 90, ये 90, ये 90। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। सारे कोणों का मान जो होगा प्यारे बच्चों ये 90 डिग्री ही हो जाएगा। ठीक है, तो और तो कुछ इसमें शेष रह नहीं जाता है। ठीक है ना, इसमें और कुछ शेष नहीं रह जाता है। ठीक, एक काम और कर सकते हैं, समद्विभाजित कहा है तो OA OC के बराबर लिखेंगे। एक मिनट, OA OC के बराबर कर देंगे, समद्विभाजित है ना, तो ये जो है AC का 2 पार्ट बनेगा, OA OC बराबर OB OD के बराबर। यहाँ भी कर लें, नहीं तो गलत हो जाएगा। ठीक, इस रूप में। तो प्यारे बच्चों आज की क्लास में हमने कुछ एक एक्सरसाइज के क्वेश्चन किए और कुछ महत्वपूर्ण जानकारी हमने इस रूप में दी, आयत, वर्ग, समांतर चतुर्भुज और समचतुर्भुज के बारे में। क्योंकि क्वेश्चन हमारा समांतर चतुर्भुज आ गया तो उसके बारे में जानना जरूरी हो गया। तो क्लास लंबी ना हो इसलिए आज की क्लास को यहीं पे हम रोकेंगे और कल की क्लास में पूरी कोशिश रहेगी कि 6B एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो जाए। तो थैंक यू प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।